तो आज का टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, सेक्शन बी, 20 मार्क्स कवर करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग अगर पढ़नी है तो आपको कॉस्ट शीट पता होनी चाहिए, और अगर कॉस्ट शीट पता करनी है तो आपको एक्सपेंसेस का प्रॉपर क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। अब अगर मैं आपसे किसी से पूछूं कि 11th में जब आपने अकाउंट्स में एक्सपेंसेस पढ़े थे तो आपने कहा था कि सर ट्रेडिंग अकाउंट में तो आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस और पीएनएल अकाउंट में आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है भाई, ट्रेडिंग में डायरेक्ट और पीएनएल में इनडायरेक्ट आते हैं। अब डायरेक्ट एक्सपेंस होते क्या है? तो आप बोलते हो सर प्रोडक्शन और परचेज से रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं। जैसे वर्कर को वेजेस दी क्योंकि वो हमारे लिए प्रोडक्शन करता है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं? जिनका प्रोडक्शन से रिलेशन नहीं होता। तो जो प्रोडक्शन से रिलेटेड या गुड्स को प्रोक्यूर करने परचेज करने से रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं डायरेक्ट। और जिनका रिलेशन प्रोडक्शन और परचेज से रिलेटेड नहीं होता उन्हें हम कहते हैं इनडायरेक्ट। तो इसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन पढ़ना है अगर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़नी है तो आप सबसे पहले, मैं इन जनरल आपसे कुछ बातें करूंगा, फिर अपन बुक्स के बारे में बात करेंगे, ये टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगर मैं कहूँ कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हो तो कॉस्ट अकाउंटिंग में इसका मतलब प्रोडक्ट के कॉस्ट के बारे में बात हो रही होगी। इन जनरल अगर आपके हाथ में कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे नोटबुक है, पेन है, बुक है, या जिस डेस्क पे आप पढ़ रहे हो वो है, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट के एलिमेंट सोचो। वो प्रोडक्ट जो बना होगा उसमें क्या क्या एलिमेंट लगे हुए हैं जिसपे पैसा खर्च हुआ होगा और फिर वो आपके पास पहुंची होगी। बताओ। मटेरियल, रॉ मटेरियल, मटेरियल, रॉ मटेरियल, वेरी गुड। रॉ सबसे पहले मटेरियल। दूसरा फैक्टर, वो प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हुआ होगा उसमें क्या पैसा खर्च हुआ होगा। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी, वेजेस, मशीनरी वगैरह जो है उनको मशीनरी, यूज किया होगा, उससे वो प्रोडक्ट बना होगा। ठीक है। और लेबर, लेबर, वेरी गुड, लेबर, वर्कर ने उस पे काम किया होगा, लेबरर्स ने उस पे वर्क किया होगा वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में। तो ये भी एक एक्सपेंडिचर है। और ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, जो रॉ मटेरियल आपने परचेज किया उसको लाने में ट्रांसपोर्टेशन का पैसा पे किया, ठीक है, ये भी एक एलिमेंट है। और जो भी तुम्हारे मन में आ रहा है बोलते जाओ, अभी 5 मिनट यही बताना है। कैपिटल क्या चीज बेटा? कैश, कैश। मतलब मैं एक्सपेंस वाला पार्ट की बात कर रहा हूँ। खर्च क्या क्या हो रहा है, पैसा कहाँ से आया डजेंट मैटर। प्रोडक्ट में कोई जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको बनाने में क्या पैसा खर्च हुआ होगा उसकी बात हो रही है। टेक्नोलॉजी, मशीन तो एक हो गया। हाँ वो तो आपने, लेबर लेबर हाँ लेबर कह दिया। एक सेकंड, लेबर बता दिया, ठीक है। और पैकेजिंग, एंड पैकेजिंग वगैरह, वेरी गुड। रेंट, अगर कोई फैक्ट्री में प्रोडक्शन कर रहे हो तो फैक्ट्री का रेंट। कोई क्लरिकल वर्क कर रहा है स्टाफ आपके पास तो उसको सैलरी वगैरह पे कर रहे हो। तो आपने बहुत सारे एग्जांपल बना दिए, एलिमेंट बहुत सारे बता दिए, ठीक है। अब अपन इसको क्या करते हैं, प्रॉपर कैटेगराइज करते हैं कि ये जो सारे एक्सपेंसेस थे इसको मेजर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो अगर कोई भी प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट है, प्रोडक्ट कॉस्ट, उस प्रोडक्ट कॉस्ट के मेजर 3 एलिमेंट होते हैं, मेजर। और फिर उसके बाद जो भी आपने नाम लिए वो सब उसी में क्लासिफाइड होंगे फर्दर। तो वो 3 एलिमेंट क्या है? सबसे पहला, फर्स्ट, मटेरियल। सबसे पहला एक्सपेंस क्या है? मटेरियल। मटेरियल, सेकंड है वेजेस, जो लेबरर्स को आप पे करते हो। थर्ड है अदर एक्सपेंसेस। इस तरीके से क्लासिफाइड है। उन्होंने कहा कि ये 3 एक्सपेंसेस होते हैं, मटेरियल, वेजेस और अदर। तो मटेरियल जो प्रोडक्ट में आपको दिखेगा, वेजेस जो प्रोडक्ट लेबरर्स ने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में खर्च किया होगा। अदर एक्सपेंसेस, इन दो के अलावा जो भी एक्सपेंस हो रहा है वो अदर एक्सपेंस। तो मेजर कैटेगराइज अगर हम करें एक्सपेंसेस को तो प्रोडक्ट की कॉस्ट में 3 एक्सपेंसेस होते हैं, मटेरियल, वेजेस और अदर एक्सपेंसेस। इस वेजेस को लेबर कॉस्ट भी कहा जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं ब्रैकेट में कि लेबर कॉस्ट, तो भी वही बात है, लेबर कॉस्ट। अब ये जो 3 एक्सपेंसेस हैं ब्रॉडली कैटेगराइज,
इनके भी फर्दर दो दो पार्ट्स होते हैं। मटेरियल सिर्फ एक टाइप का नहीं लगता प्रोडक्ट में, दो टाइप के मटेरियल यूज होते हैं। अब दो टाइप के मटेरियल क्या, एक तो होता है रॉ मटेरियल, जैसे मान लो आप सबके हाथ में अभी पेन है, उस पेन में आपको मटेरियल दिख रहा है प्लास्टिक, इंक, और जो उसकी पेन की नॉब बनी होगी वो स्टील से बनी है, इंक। तो ये तीन मटेरियल से आपका, और जो ग्रिप जो बनी हुई है वो उससे बनी हुई है, रबड़ से, तो रबड़। तो ये तीन चार मटेरियल से आपका एक प्रोडक्ट तैयार हुआ। तो जो प्रोडक्ट आपको, जिस जिस प्रोडक्ट में आपको मटेरियल दिख रहा है वो मटेरियल, तो वो मटेरियल तो रॉ मटेरियल होता है जो प्रोडक्ट में काम आता है, जिसको हम डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। तो मटेरियल को जब आप ब्रॉडली कैटेगराइज करोगे तो दो पार्ट में करोगे, फर्स्ट डायरेक्ट मटेरियल, और डायरेक्ट मटेरियल वो जो आपको दिख रहा है आपके प्रोडक्ट में। तो सेकंड मटेरियल कौन सा होगा? Indirect. Indirect. अब ये मटेरियल आपको अपने प्रोडक्ट में दिखेगा नहीं, ये मटेरियल आपको अपने प्रोडक्ट में नहीं दिखेगा। तो ये प्रोडक्ट में आपको मटेरियल नहीं दिखेगा, तो ये कौन सा मटेरियल होता है? कोई बच्चा एग्जांपल सोच सकता है इसका कि ऐसा कौन सा मटेरियल है जो प्रोडक्ट में नहीं दिख रहा पर लग रहा है? सोचो सोचो। आपको अपने Machines. प्रोडक्ट, लेबर का हार्ड वर्क। तो बेटा वो मटेरियल नहीं होता ना, मटेरियल थिंग, सर। जैसे कोई थिंग होगी। मशीन सर मटेरियल नहीं है, वो फिक्स एसेट होती है। हाँ बोलो। सर, जैसे हम कोई बिस्किट बना रहे हैं तो उसमें शुगर होती है, वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो। तो बेटा वो जो बिस्किट बना रहे हैं तो उसमें जो शुगर होगी वो बिस्किट के साथ ही आएगी ना, वो उसमें कंज्यूम हो जाएगी सब ना लेकिन मटेरियल वो में। टेस्ट करने में पता चलेगा ना, ऐसे दिख तो नहीं रहा। यार आप ये बात, तुम अभी बिस्कुट, अभी तो तुमने बोला शुगर वाला बिस्कुट है, तो टेस्ट करोगे तो मीठा ही होगा ना, बिस्किट में शुगर तो होगी ना, तो और वो सर तो रॉ मटेरियल इंग्रेडिएंट्स हुआ में ना। लिखा होगा, है, इंग्रेडिएंट्स में भी तो लिखा होगा ना पैकेट हाँ के ऊपर। उसमें भी लिखा होगा। तो जो आपके हाथ में आ रहा है ना प्रोडक्ट बन के, उसमें जो भी मटेरियल लगा हुआ है, इंग्रेडिएंट्स उसके लिखे हुए हैं, तो वो तो सारा डायरेक्ट मटेरियल है, रॉ मटेरियल जो हमारे प्रोडक्ट में काम आ रहा है। मैं इनडायरेक्ट मटेरियल की बात कर रहा हूँ, है तो मटेरियल पर आपको प्रोडक्ट में नहीं दिख रहा। ये जो पेन आपके हाथ में है उसमें वो मटेरियल नहीं दिख रहा, पर वो पेन बनाते वक्त मटेरियल खर्च हुआ होगा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल सुनना इसका, जिस मशीन में आपने उस प्रोडक्ट को बनाया, पेन को बनाया, उस मशीन पे टाइम टाइम पे ऑयलिंग और ग्रीसिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो ऑयलिंग और ग्रीसिंग करते हो वो क्या है, वेजेस है या मटेरियल है? मटेरियल। वो भी एक थिंग है, मटेरियल। पर क्या वो ऑयल ग्रीस जो मटेरियल जो मशीन में आप टाइम टू टाइम डालते हो मशीन को प्रॉपर ऑपरेट करने के लिए, क्या वो आपको अपने पेन में दिख रहा है? नहीं। नो सर। तो जो आपका फिनिश प्रोडक्ट होता है, जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है जो आपके हाथ में है, अगर उसमें कोई मटेरियल आपको नहीं दिख रहा तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है, और जो उसमें आपको मटेरियल दिख रहा है तो वो डायरेक्ट मटेरियल होता है। तो ये बात याद रहेगी, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल वाली बात। यस सर। अब ऐसे ही वेजेस, वेजेस भी दो होती है बच्चों, एक डायरेक्ट वेजेस जिसको डायरेक्ट लेबर भी कहते हैं, और एक इनडायरेक्ट वेजेस जिसे इनडायरेक्ट वेजेस भी कहते, इनडायरेक्ट लेबर भी कहते हैं। अब मुझे डायरेक्ट वेजेस का मतलब अगर समझना है तो ऐसे समझो कि जो पेन जो आपके हाथ में है उसको बनाने के लिए जो वर्कर्स ने एफर्ट्स किए होंगे, मेहनत की होगी पेन को बनाने के लिए, उनको जो वेजेस आपने पे किया है वो होती है डायरेक्ट वेजेस। जो लेबरर्स आपके लिए वर्क कर रहे हैं, आपके लिए प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन के लिए आपने जो उनको वेजेस दिया वो वेजेस डायरेक्ट वेजेस है। ऐसे कई और भी लेबरर्स होते हैं आपकी फैक्ट्री में, आपकी कंपनी में, जो आपके लिए प्रोडक्शन नहीं करते पर फिर भी आप उनको वेजेस देते हो, तो उस वेजेस को हम इनडायरेक्ट वेजेस कहते हैं। तो डायरेक्ट वेजेस तो समझ में आ गया कि कोई मजदूर जो आपके लिए प्रोडक्शन कर रहा है, पेन बना रहा है, फैक्ट्री पे खड़ा है कि भाई पेन की सबसे पहले उसने केसिंग बनाई, फिर उसमें उसने पेन की रिफिल जो है उसका केस बनाया, फिर उसमें रिफिल में इंक डाली, फिर उसमें नॉब लगाया, फिर पेन असेंबल किया, स्प्रिंग वगैरह लगा के ये सब कुछ किया। तो उसको जो आप वेजेस दोगे, जो पेन बनाने का काम कर रहा है वो होती है डायरेक्ट वेजेस। जो प्रोडक्शन करता है उसको अगर वेजेस मिलती है तो डायरेक्ट वेजेस। पर ऐसे कई और भी लेबरर्स होंगे जो आपके लिए प्रोडक्शन नहीं कर रहे होंगे, उनको जो आप वेजेस पे करोगे
टेक्निकली उसे इनडायरेक्ट वेजेस कहते हैं। तो इनडायरेक्ट वेजेस का कोई बच्चा एग्जांपल दे सकता है? ऐसे कौन से लेबरर हैं जो प्रोडक्शन नहीं करते और उनको वेजेस मिलेगी? सर स्वीपर, जो वॉचमैन, मैनेजर, वेज, वो मैनेजर को सैलरी सुपरवाइजर। मिलती है भाई, वो कोई लेबरर थोड़ी होता है, मजदूर थोड़ी होता है मैनेजर। सर स्वीपर, जो कार्टून वॉचमैन, को इधर स्वीपर, उधर लोडिंग करेक्ट, करता है। स्वीपर, वॉचमैन, वॉच, ये जो होते हैं, या फिर डोर कीपर, ये जो होते हैं ये लेबरर्स होते हैं एक तरीके। और क्या बोला आपने, एक बार नाम बोलना पीछे। सर वो लोडिंग के लिए जो हाँ लेबर करेक्ट होती है। करेक्ट, बिल्कुल सही है। लोडिंग अनलोडिंग के लिए अगर कोई आपके पास लेबरर्स हैं जो आपके लिए रॉ मटेरियल लोड अनलोड करते हैं पर प्रोडक्शन नहीं करते, तो उनको भी आप वेजेस देते हो। वही कोई क्लरिकल वर्क तो नहीं करते। वेजेस और सैलरी में डिफरेंस कितना है? अगर आपसे कोई पूछे कि सैलरी और वेजेस में डिफरेंस बताओ, तो सैलरी आप किनको देते हो और वेजेस किनको देते हो? सर वेजेस लेबर को और सैलरी एम्प्लॉयज। करेक्ट। जो वेजेस है वो लेबरर्स को देते हो, जो आपके लिए फिजिकल एफर्ट्स करते हैं, मजदूर लोग होते हैं, उनको आप वेजेस देते हो। और जो क्लरिकल वर्क करते हैं, जिनको हम एम्प्लॉयज कहते हैं, उनको हम सैलरी पे करते हैं। तो दोनों में इतना डिफरेंस है। तो अभी आपका जो वेजेस, हालांकि अभी वेजेस ही चल रहा है, सैलरी नहीं चल रहा, तो चाहे डायरेक्ट वेजेस हो या इनडायरेक्ट वेजेस, मिल तो लेबरर्स को ही रहा है, मजदूरों को ही मिल रहा है। पर जो लेबरर्स हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक वो जो प्रोडक्शन करते हैं, एक वो जो प्रोडक्शन नहीं करते, पर दोनों ही लेबरर्स हैं। तो जो प्रोडक्शन करते हैं उनको वेजेस दे रहे हो डायरेक्ट वेजेस, जो प्रोडक्शन नहीं करते उनको वेजेस दे रहे हो इनडायरेक्ट वेजेस। तो क्या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, नहीं है ना? नो सर। नो अब जितने भी एग्जाम्पल तुम लोगों ने लिए, मटेरियल और वेजेस के अलावा जितने भी आप लोगों ने सब नाम लिए थे ना एक्सपेंसेस, उन सबको अदर एक्सपेंसेस में डिवाइड किया है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस, अदर डायरेक्ट एक्सपेंस, ये जो अदर एक्सपेंसेस हैं, तो अदर डायरेक्ट एक्सपेंस, अदर डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होगा? अदर डायरेक्ट एक्सपेंस और अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो कोई बच्चा बता सकता है अदर डायरेक्ट एक्सपेंस का क्या एग्जांपल हो सकता है? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन दो तरीके से होता है। एक मिनट में लिख लूं, अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ट्रांसपोर्टेशन बेटा दो होता है, एक होता है रॉ मटेरियल को ब्रॉट इन से रिलेटेड, और एक होता है कि जो प्रोडक्ट आपने फिनिश कर लिया, फिनिश प्रोडक्ट बना लिया, अब उसको सेल करने से रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। तो कौन सी ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हो फिनिश्ड आप? वाला, क्योंकि नहीं रॉ मटेरियल को नहीं लाने वाला नहीं नहीं, फिनिश प्रोडक्ट को अगर सेल कर रहे हो तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। क्या आप एडवर्टाइज कैरेज आउटवर्ड ट्रेडिंग में लिखते थे या पीएनएल में? पीएनएल में। और कैरेज इनवर्ड? ट्रेडिंग ट्रेडिंग। जो ट्रांसपोर्टेशन कैरेज इनवर्ड से रिलेटेड है, गुड्स को, मटेरियल को ब्रॉट इन से रिलेटेड है, वो होता है डायरेक्ट। क्योंकि रॉ मटेरियल लाओगे तभी प्रोडक्शन करोगे, तो वो जो कैरेज इनवर्ड है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंस। पर अगर ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड से रिलेटेड है, मतलब गुड्स प्रोड्यूस हो गया, अब उसको सेल करना है, तो उसका प्रोडक्शन से कोई रिलेशन नहीं, अब उसको सेल करना है, उससे रिलेशन है। तो सेल करने से रिलेटेड अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन आपने पे किया तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब ट्रांसपोर्टेशन जो आपने कहा, ना ही वो मटेरियल ना ही वो वेजेस है, इसलिए वो अदर एक्सपेंस हुआ। अब अदर एक्सपेंसेस में भी डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट है, तो जो रॉ मटेरियल को ब्रॉट इन से रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे, लेके आने से रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे, एक्वायर करने से रिलेटेड होंगे, या प्रोक्योर करने से रिलेटेड होंगे, या परचेज करने से रिलेटेड एक्सपेंस होंगे, उनको हम अदर डायरेक्ट एक्सपेंस। और रेस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस which are not covered in material and wages will be covered in other expenses, और वो भी indirect expenses। थोड़ा थोड़ा मैं, हाँ बोलो। तो जो रॉ मटेरियल को लाने वाले एक्सपेंसेस होंगे वो डायरेक्ट मटेरियल में इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि वो मटेरियल ही तो हुआ एक तरह से। वो मटेरियल नहीं हुआ, मटेरियल होता है जो, जैसे मान लो कि आप ना, हमारी जयपुर में एक फैक्ट्री है, और फैक्ट्री किस बात की है? सपोज हम फैक्ट्री में क्या बनाते हैं, व्हाइट बोर्ड बनाते हैं, नहीं व्हाइट बोर्ड नहीं, चेयर्स बनाते हैं, प्लास्टिक चेयर्स। तो प्लास्टिक चेयर, आपने प्लास्टिक चेयर बनाने के लिए आपको प्लास्टिक चाहिए, और प्लास्टिक सपोज आपने दिल्ली से परचेज किया, तो प्लास्टिक आपने सपोज 1000 kg परचेज किया, जिसका प्राइस आपने 10,000 रुपीज पे किया, तो मटेरियल कॉस्ट इज रुपीज 10,000।
अब उस मटेरियल को परचेज करने से रिलेटेड जो आपने कैरेज का पैसा पे किया वो एक अदर एक्सपेंस है, वो मटेरियल नहीं है। तो मटेरियल का एक्सपेंस जो होता है वो सिर्फ मटेरियल से रिलेटेड होता है कि मटेरियल कितने में पड़ा आपको, और उसके ऊपर जो आप पैसा खर्च कर रहे हो, जैसे पैकिंग के ऊपर भी खर्च किया, मान लो कि प्लास्टिक जो है ऐसे तो आएगा नहीं, पैक होके आएगा, तो पैकिंग के ऊपर भी जो एक्सपेंस किया उसको आप मटेरियल की कॉस्ट में इंक्लूड मत करना, वो आपका एक अदर एक्सपेंस है। मटेरियल एक्सपेंस का मतलब, मटेरियल कॉस्ट का मतलब सिर्फ एग्जैक्टली जो मटेरियल एक्वायर करने के लिए जो पैसा आपको पे करना पड़ेगा वो मटेरियल कैसे आ रहा है, उस पे जो एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर रहे हो वो अदर एक्सपेंसेस का पार्ट बनेगा, मटेरियल का पार्ट नहीं बनेगा। जो परचेज कॉस्ट होगी ना मटेरियल की, जो परचेज Yes, कॉस्ट होगी sir. मटेरियल की वही। तो अभी डायरेक्ट मटेरियल को इस तरीके से समझो, हालांकि रॉ मटेरियल कंज्यूम जब हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे आपने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा था तो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट था, और वहां पे एक टर्म थी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में ये प्राइमरी पैकिंग मटेरियल या कैरेज इनवर्ट जो है वो हम मटेरियल की कॉस्ट में इंक्लूड करते थे, पर फिलहाल इसको ऐसे मत करो। अभी इन सारे एक्सपेंसेस को सेग्रीगेट रखो, अलग अलग रखो, तो हम उसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन कर पाएंगे। मटेरियल अगर कोई कॉस्ट पूछ ले आपसे तो आप बोलना कि मटेरियल को जितने में परचेज किया है, परचेज प्राइस जो है मटेरियल की, सिर्फ वही है मटेरियल की कॉस्ट, इसके अलावा जो भी पैसा खर्च हो रहा है वो मटेरियल के अलावा है। ठीक है। Yes, sir. अभी जितना हमने पढ़ा कि प्रोडक्ट की कॉस्ट मेजर 3 पार्ट में डिवाइडेड है, मटेरियल, वेजेस और अदर एक्सपेंसेस, और फर्दर ये दोनों जो तीनों एक्सपेंसेस हैं दो दो पार्ट्स में सर डिवाइडेड है। हाँ बोलो। सर एक बार इनडायरेक्ट मटेरियल बता दो। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल वो बेटा जो आपको प्रोडक्ट में नहीं दिख रहा, जैसे मैंने कहा कि आपने कोई मशीनों से पेन बनाया, वो मशीन से पेन बनाने के लिए आपको सपोज प्लास्टिक चाहिए, इंक चाहिए, रिफिल के लिए प्लास्टिक चाहिए, स्टील चाहिए थोड़ा सा नॉब बनाने के लिए, रबड़ चाहिए। तो जो पेन आपके हाथ में है उसमें जो भी मटेरियल दिख रहा है आपको वो डायरेक्ट मटेरियल, पर वो पेन बनाने के लिए जिस मशीनों में वो पेन बना होगा उस मशीन पे आप टाइम टाइम पे ऑयलिंग और ग्रीसिंग करते हो, या कोई मशीन जो है वो कैरोसिन से चलती है या पेट्रोल डीजल से चलती है, तो जो पेट्रोल डीजल आप यूज कर रहे हो, या फिर कोई मशीन जो चारकोल से चलती है, तो वो चारकोल जो है प्रोडक्शन करने के लिए जो काम हो रहा है वो आपका एक इनडायरेक्ट मटेरियल, ओके सर। जो आपको प्रोडक्ट में नहीं दिखेगा। ठीक है। यस सर। ओके। अब इसके बाद ये तो था एक क्लासिफिकेशन जो मैंने ओवरअली तुमसे डिस्कस किया। अब मेरे पास है ना इसमें वो ड्रॉ करने के लिए ऑप्शन नहीं है, नहीं तो मैं ड्रॉ करके बताता। जैसे ये है प्रोडक्ट कॉस्ट, पहले आप इसमें लाइन बनाना, आपके पास तो ऑप्शन है ना, यहाँ एक बड़ी सी बीच में लाइन ड्रॉ करना, फिर उसका एक पार्ट मटेरियल, एक वेजेस, एक अदर एक्सपेंस, फिर इनके दो दो पार्ट्स। अब अगर मैं कहूँ, एक टेक्निकल टर्म है जो आपकी कॉस्ट शीट में काम आएगी, कि जो प्रोडक्ट की कॉस्ट निकलती है उसमें ये 6 टाइप के एक्सपेंसेस होंगे, मटेरियल के दोनों, वेजेस के दोनों और अदर एक्सपेंस भी दोनों, इसके अलावा और कोई एक्सपेंस नहीं होता। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट टर्म है एक प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट जिसे कोर कॉस्ट भी कहते हैं। ये प्राइम कॉस्ट 3 चीजों से बनती है, ये प्योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो ये प्राइम कॉस्ट 3 चीजों से कैसे बनेगी, इसमें ना हेडिंग प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट के मेजर 3 एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट, डायरेक्ट मटेरियल, सेकंड डायरेक्ट वेजेस, थर्ड अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये 3 एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, अदर डायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों को जब आप ऐड कर दोगे तो जो आपका रिजल्ट आएगा, कंक्लूजन निकलेगा, उसको आप एक साथ इन कंबाइंड इन तीनों को प्राइम कॉस्ट कहोगे। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और अदर डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को कंबाइंड हम क्या कहते हैं? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट। करेक्ट, प्राइम कॉस्ट। मुझे ये बताओ कि एक्सपेंसेस के नाम पे अभी कौन कौन से एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो रह गए?
Indirect material, indirect wages, other indirect expenses. करेक्ट, ये 3 इनडायरेक्ट चीजें अभी रही, इसके बारे में अभी बात नहीं की हमने। अब ये जो प्राइम कॉस्ट है ना, जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जिसमें तीनों आ जाते हैं, कवर हो जाते हैं, इसको हम वेरिएबल कॉस्ट भी कह सकते हैं। 100% वेरिएबल कॉस्ट, ये 100% वेरिएबल कॉस्ट है। और वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट का जो क्या मतलब चेंज होता है? होती रहती है। जो चेंज होती है, जो वेरी करती है। किससे वेरी करती है? प्रोडक्शन पे वेरी करती है। अगर मैं आपको कहूं, एक छोटा सा एग्जांपल समझना, अगर मैं आपको कहूं कि मान लो आपको एक पेन बनाने के लिए 10 ग्राम प्लास्टिक की जरूरत है, तो 100 पेन बनाने के लिए कितना प्लास्टिक चाहिए होगा? 100 1000 हजार 1000 ग्राम मतलब 1 kg, 1000 ग्राम ना, 1 किलोग्राम हो गया ना। यस सर। तो अगर आपको एक पेन बनाना है तो 10 ग्राम प्लास्टिक चाहिए, और 100 पेन बनाने हैं तो 1 किलो प्लास्टिक चाहिए। अब एक पेन बनाने के लिए 10 ग्राम प्लास्टिक चाहिए, तो 10 ग्राम प्लास्टिक का अगर प्राइस सपोज 1 रुपया है, तो 1 किलो प्लास्टिक मंगाना है तो उसका प्राइस कितना होगा? 1000 1000 रुपीज, 1000 रुपए। तो सोचो, जितना प्रोडक्शन बढ़ाते जाओगे उतना मटेरियल ज्यादा लगेगा, जितना मटेरियल ज्यादा लगेगा उतने मटेरियल की कॉस्ट ज्यादा आएगी। तो इसका मतलब ये वेरी कर रहा है या नहीं? प्रोडक्शन से मटेरियल का कॉस्ट कर रहा है सर। कर रहा है। ऐसे ही लेबरर्स जो होते हैं आपके लिए, जो प्रोडक्शन करते हैं, अगर यूनिट वाइज उनका पेमेंट है, एक पेन बनाया तो वर्कर बोल रहा है 50 पैसे चाहिए मुझे, तो 100 पेन बनाने के कितने पैसे लेगा वो? 5000 50। अरे, एक पेन बनाने के 50 पैसा ले रहा है वो आपसे। 100 पेन बनाने के कितने रुपए लेगा? 50 रुपीज। 1000 पेन बनाने के 50 कितने रुपए लेगा? 500 500 रुपीज। 500। तो सोचो, वर्कर की वेजेस भी प्रोडक्शन के साथ वेरी कर रही है या नहीं? चेंज हो रही है या नहीं? हो रही है। यस सर। तो जो ये 100% वेरिएबल लिखने का मतलब क्या है? कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाओगे ये एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे, प्रोडक्शन कम करोगे तो एक्सपेंस कम हो जाएंगे, इसलिए ये 100% वेरिएबल है। तो प्राइम कॉस्ट इज 100% वेरिएबल कॉस्ट, बट इट डजंट मीन कि ऑल अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर 100% फिक्स्ड। ऐसा नहीं है कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपने तीनों का सम कर लिया जिसको प्राइम कॉस्ट कहा कि वो 100% वेरिएबल है। तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस दे रखे हैं उन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम फिक्स कॉस्ट कहेंगे, 100% फिक्स कॉस्ट नहीं, उनमें भी कुछ वेरिएबल पार्ट हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं बी की। सर A था ओवरहेड प्राइम। कॉस्ट। हाँ, ये बात कोचिंग कहीं दूसरी जगह भी चल रही है क्या? नहीं सर, ये पहले पढ़ा हुआ है। अच्छा, कहीं डबल डबल कोचिंग कर रहे हो? चलो अच्छी बात। सर ऐसा ओके, तो अब ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको हम टेक्निकली ओवरहेड्स कहते हैं। ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको, तो ओवरहेड्स या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक मिनट रुकना ना, पहले मैं इसमें लिख लेता हूँ ओवरहेड्स, टेक्निकली कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का फर्स्ट पार्ट क्या था? बोलो। मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल। सेकंड पार्ट क्या था बच्चों? थर्ड पार्ट क्या था? अदर अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम टेक्निकली क्या कहते हैं? सॉरी, तो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को टेक्निकली ओवरहेड कहा जाता है। अब इसके बाद ओवरहेड्स जो होते हैं ना, ओवरहेड का भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। क्या यहाँ तक सबको थोड़ा बहुत समझ में आ गया क्या? यस सर। यस सर। अच्छा,
तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपने क्या कहा कितने होते हैं? 3 3। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस जिसको आपने ओवरहेड नाम दिया, ये ओवरहेड ये भी भी 3 three पार्ट में डिवाइडेड है। ये Yes, ओवरहेड्स भी फिक्स वेरिएबल नहीं सेमी वेरिएबल नहीं वैसे नहीं, तो वैसे नहीं, वो अपन अभी बाद में करेंगे, वो हमें नहीं करना। factory, office and selling expense. हाँ, कोचिंग चल तो रही है बेटा तुम लोगों की 2-2 जगह। चलो तो सर फिर अच्छी इनको अपन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी तो बोल सकते हैं किसको? ओवरहेड को, अगर नहीं सर ये सब उसके अंदर आ रहे तो। नहीं नहीं, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों हो सकते हैं इसमें। इसमें ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग दोनों हो सकते हैं। पहली बात, आपको यहाँ पर जब कॉस्ट शीट पढ़ते हो ना, तो कॉस्ट शीट में जब ये एक्सपेंसेस पढ़े जाते हैं, एक होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग हम एक्सपेंसेस को ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग में फिर भी डिवाइड करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमें ऐसा नहीं करना होता। कॉस्ट अकाउंटिंग में ये क्लासिफिकेशन अप्रोप्रिएट नहीं माना जाता। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमको क्या करना होता है, कॉस्ट शीट के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस को क्लासिफाई करना होता है। जैसे तुमने बोला है कि एक्सपेंसेस वेरिएबल या फिक्स्ड हो गए, फिर जो वेरिएबल है वो तो प्राइम कॉस्ट हो गई, जो फिक्स जो इनडायरेक्ट है उसको हमने ओवरहेड कहा, और ओवरहेड आपने कहा कि फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, सभी वेरिएबल ओवरहेड। हाँ, ये क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, पर अभी नहीं पढ़ना। अभी हमें ओवरहेड्स को किसी दूसरे तरीके से फर्दर क्लासिफाई करना है कि उस डिपार्टमेंट वाइज कि जो ओवरहेड है वो ओवरहेड कहाँ कहाँ कितने कितने खर्च हो रहे हैं। तो कैसे ओवरहेड को डिपार्टमेंट वाइज हम क्लासिफाई करेंगे, तो वही मैं बता रहा हूँ कि जो ओवरहेड्स हैं वो मेजर 3 पार्ट्स में किस तरीके से डिवाइडेड है। तो एक ओवरहेड होते हैं फैक्ट्री से रिलेटेड, एक होते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। कौन से? फैक्ट्री ओवरहेड। लिखना मत, अब यहाँ से ओवरहेड तक लिख सकते हो, यहाँ तक नोट कर सकते हो, ये मत लिखना ओवरहेड्स, ये नोट मत करना। एक होते हैं फैक्ट्री से रिलेटेड ओवरहेड, मतलब फैक्ट्री में होने वाले इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एक होते हैं ऑफिस से रिलेटेड ओवरहेड्स, ऑफिस में होने वाले इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एक होते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, गुड्स को सेल या डिस्ट्रीब्यूट करने से रिलेटेड ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो ये ओवरहेड इस तरीके से क्लासिफाइड है प्रॉपर कि फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब फैक्ट्री ओवरहेड को ऑल्टरनेटिवली वर्क्स ओवरहेड भी कहते हैं, ऑफिस ओवरहेड को ऑल्टरनेटिवली एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी कहते हैं, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को ऑल्टरनेटिवली कुछ भी नहीं कहते, यही कहते हैं सिर्फ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब फैक्ट्री ओवरहेड जो है, ओवरहेड मतलब अभी अभी बात हुई थी, ओवरहेड किसको कहते हैं? Indirect expenses. Indirect और मैंने Indirect आपको expenses. बताया कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 100% फिक्स्ड होते हैं। क्या ये जरूरी है, मैंडेटरी है? No, sir. नहीं है, No, sir. करेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब फैक्ट्री में होने वाले, आप देखो फैक्ट्री में होने वाले जो ओवरहेड है, फैक्ट्री में होने वाले जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वेरिएबल भी हो सकते हैं, फिक्स्ड भी हो सकते हैं, और सेमी वेरिएबल भी हो सकते हैं। इस तरीके से हमें क्लासिफाई करना। अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा मुश्किल लगने लगेगा तुम्हें, क्योंकि आज बहुत ज्यादा पढ़ लिया अपन सही मायने, क्योंकि अभी जो अपन ने टॉपिक, ये जो हेडिंग्स पढ़ी है ना, इनको प्रैक्टिकली जब तक रिलेट नहीं करेंगे तब तक तुम्हें चीजें फिक्स नहीं होंगी। तो मैं अभी बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींच रहा इसको। ओवरहेड में सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड का जो मैंने 2-3 पार्ट बनाया, इसके बारे में डिस्कस करेंगे बस। तो फैक्ट्री ओवरहेड मतलब फैक्ट्री में होने वाले इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और फैक्ट्री में अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो फैक्ट्री के वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड और सेमी वेरिएबल ओवरहेड। कोई बच्चा बता सकता है अगर मैंने फैक्ट्री में जो वेरिएबल ओवरहेड्स लिखे हैं तो इसमें क्या आना चाहिए, क्या एग्जांपल आपके माइंड में आता है? Loading charges. क्या होना चाहिए? wages, किसकी वेजेस? लेबर Salary. workers, कौन labor, से वर्कर्स की बेटा? जो प्रोडक्शन Labor. करता है या जो प्रोडक्शन नहीं करता? जो प्रोडक्शन नहीं करता, नहीं करता है। जो प्रोडक्शन सर, जो करता है, नहीं करता है, सुनो वो सुनो production सुनो सुनो करता है। सब बच्चे सुनो, जो वर्कर, जो लेबरर
प्रोडक्शन करते हैं उनको जो आप वेजेस देते हो वो वेजेस होती है डायरेक्ट, और डायरेक्ट वेजेस आती है प्राइम कॉस्ट पे। तो वो तो ऑलरेडी आ चुकी है ना। हम बात डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कर रहे हैं या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की कर रहे हैं? Indirect. इसका मतलब जो वर्कर को आप पेमेंट कर रहे हो वेजेस का प्रोडक्शन के लिए, तो वो यहाँ आएगा या नहीं? नहीं आएगा, उसके बारे में कोई बात नहीं करोगे। तो ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जिसको हमने टेक्निकली ओवरहेड कहा, उसके बारे में बात हो रही है। और उसमें भी फैक्ट्री में होने वाले ओवरहेड उसके बारे में बात हो रही है, और फैक्ट्री में भी वेरिएबल ओवरहेड। और वेरिएबल का मतलब आपको पता है, जो एक्सपेंसेस प्रोडक्शन के साथ चेंज होते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या बनता है देखता हूँ कौन बताता है। इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बेटा, इलेक्ट्रिसिटी को देख, दो चीजें होती है। एक होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरली यूज होती है फैक्ट्रियों में, जैसे फैन चल रहे हैं या फिर ट्यूबलाइट लगी हुई है, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो उसका प्रोडक्शन से रिलेशन नहीं होता। अगर आप फैन बंद भी कर दोगे, लाइटें बंद भी कर दोगे, तो प्रोडक्शन तो आप तब भी कर सकते हो। तो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है इन जनरल, उसका प्रोडक्शन से रिलेशन नहीं है। तो फैक्ट्री में अगर मशीन्स में भी तो यूज होती है। वो नहीं हो सकता। एक एक करके पूछो। सर मशीनरी में जो ऑयल यूज होता है वो चेंज हो सकता है। हाँ करेक्ट, पर वो मशीन में जो तुमने कहा ऑयल यूज हो रहा है, अब वो ऑयल कैसे यूज हो रहा है? जितना ज्यादा मशीन चलाओगे उतना ज्यादा मशीन में ऑयल यूज होगा। जितना ज्यादा मशीन चलाओगे उतना ज्यादा मशीन में ऑयल यूज होगा। अब है तो वो एक मटेरियल, पर वो मटेरियल एक इनडायरेक्ट मटेरियल है। तो जो इनडायरेक्ट मटेरियल है वो वेरिएबल टाइप का हो गया। ये फैक्ट्री में यूज हो रहा है, और ये ऑयल या ये जो है जो मशीनों में यूज हो रहा है वो वेरिएबल नेचर का हो गया, कि जितना ज्यादा मशीन चलाओगे उतना ज्यादा ये ऑयलिंग ग्रीसिंग करना पड़ेगा आपको। तो अगर आपसे कोई पूछे, मैंने जो जैसे अभी क्लासिफिकेशन किया कि फैक्ट्री ओवरहेड 3 पार्ट में होते हैं, वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल। इसको मैं ऑल्टरनेटिवली फैक्ट्री ओवरहेड को ऐसे भी लिख सकता था। अभी मैंने तभी लिखने के लिए मना किया है, इसको अभी मत लिखना, नोट मत करना। इसको मैं ऑल्टरनेटिवली ऐसे भी लिख सकता हूँ कि आज क्लास रीजॉइन मत करना, ज्यादा हो जाएगा, नहीं तो फिर ये रिवाइज नहीं कर पाओगे। ऑल्टरनेटिवली अगर मैं कहूं कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो कौन कौन से हैं, तो आप ये भी कह सकते थे कि सर फैक्ट्री ओवरहेड में इनडायरेक्ट मटेरियल खर्च हो रहा होगा, हो सकता है इनडायरेक्ट वेजेस भी हो रहा हो फैक्ट्री में, और अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी खर्च हो रहा हो। करेक्ट। अब आप इस तरीके से भी क्लासिफाई कर सकते हो कि फैक्ट्री में अगर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो रहे हैं, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन से? मटेरियल, जैसे मशीनों में मटेरियल यूज कर रहे हो आप प्रोडक्शन के लिए। इनडायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री के अंदर कोई स्वीपर है, कोई वॉचमैन है, लोडिंग अनलोडिंग के लिए कोई लेबरर्स हैं, क्लीनर हैं, उनको वेजेस दे रहे हो पर वो प्रोडक्शन का काम नहीं करते, तो इनडायरेक्ट मटेरियल भी फैक्ट्री में खर्च हो रहा है, इनडायरेक्ट वेजेस भी मटेरियल फैक्ट्री में खर्च हो रहा है, और अदर भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो फैक्ट्री में खर्च हो रहे हो, पर वो सारे इनडायरेक्ट है। तो फैक्ट्री ओवरहेड को आप इस दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो, वेरिएबल, फिक्स, सेमी वेरिएबल, या फिर इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस और अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर आप वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल लिखोगे तो फिर आप वेरिएबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको चेक करोगे कि क्या वो प्रोडक्शन से चेंज हो रहा है या नहीं। और अगर आप इस तरीके से लिख रहे हो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो फिर आप देखोगे कि कौन सा एक्सपेंस है। तो अब आपकी चॉइस है। मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा प्रेफरेबल है कि जब आप फैक्ट्री ओवरहेड लिखो तो इनको, ये जो दूसरा वाला ऑप्शन लिखा अपन ने, उसके अकॉर्डिंग लिखना कि जो फैक्ट्री में होने वाले इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस और अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बोलो, थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा वो क्या? नहीं करें आप कर लो नोट, मतलब, आप कर लो। नहीं सर, वेरिएबल उनके अकॉर्डिंग नहीं करें क्या? उसको अपन बाद में करेंगे। वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल है ना, अपन ओवरहेड का जो फैक्ट्री है या ऑफिस है या सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, उन सबको कंबाइंड एक साथ लिखेंगे, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिक्स। अभी उस वेरिएबिलिटी के अकॉर्डिंग मत करो। अभी आप ये जो नेचर वाइज है कि किस टाइप का एक्सपेंस है, उसके अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई करो। तो कोई अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जांपल
अदर एडवर्टाइजमेंट हो इनडायरेक्ट सकता है एक्सपेंस क्या? जो फैक्ट्री में हो रहा है उसका एग्जांपल हाँ, जैसे एडवर्टाइजमेंट हो सकता है। फैक्ट्री में एडवर्टाइजमेंट फैक्ट्री से रिलेशन नहीं है ना, एडवर्टाइजमेंट तो नहीं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। फैक्ट्री तो का सर रेंट, फिर हाँ, फैक्ट्री का रेंट, उस रेंट का कोई Oil, रिलेशन है क्या gas. बताओ प्रोडक्शन से? सर फैक्ट्री का वाटर कॉस्ट भी तो हो सकता है। हाँ हो सकता है बेटा, और बिल्कुल हो ऑयल सकता भी हो सकता है। है, बिल्कुल हो सकता है। अब सुनो इलेक्ट्रिक कॉस्ट भी आ Electricity bill. सकता है। बेटा, बहुत चीजें हो सकती है। अब तुम लोग अब आज यही काम करना है आपको कि क्या